अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अदालत में इस वक्त एक इंतहाई अहम मुकदमा मौजूद है कि तहलीलशुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए, लेकिन इस केस पर जिस तरह आज खुद नोटिस हुआ और बेंच तश्कील दिया गया, उस पर खुद अदलिया ही मुतरज़ है। कहने को तो ये केस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का और 2 असम्बलियों के टूटने के बाद नए सिरे से इंतखाबात का है। इस बार असम्बलियाँ ना तो जनरल ज़िया ने बर्खास्त की हैं, ना ही जनरल मुशर्रफ ने। अलबत्ता इस बार असम्बलियाँ वक्त से कबल इंतखाबात के इनेकाद के लिए इमरान खान की ख्वाहिश पर तहलील हुई हैं। केस में ख्वाहिशों पर असम्बलियाँ तोड़ने के जवाब पर जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब देने की बजाय बताया गया कि अगर असम्बलियाँ बहाल हुई तो दोबारा तोड़ दी जाएंगी। जिस तरह यह खुद नोटिस लिया गया और इस पर 4 जजेस का इख्तलाफी नोट, इसने मामले को मजीद संगीन बना दिया। फुल कोर्ट बनाने का कहा गया तो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, जिसका अंजाम यह निकला कि 9 रुकनी बेंच सिमट कर पहले 7 रुकनी, फिर 5 से होता हुआ कल 4 पर आया और आज ये सिर्फ 3 रुकनी बेंच तक महदूद हो गया है। बेंच में जो 3 अरकान शामिल हैं, उन पर सियासी जमातें पहले ही मोतरज़ हैं और उन्हें हम ख्याल जजेस होने का ताना दिया जाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से अपनी सरबराही में शुरू में बनाए गए 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस सैयद बज़ाइर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। इब्तदाई समातों के बाद 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया और इजाफी नोट लिखने, जिससे यह बेंच पहले 7 रुकनी हुआ, जबकि बाद में 2 और जजेस जिन्होंने इस खुद नोटिस की सिफारिश की थी, खुद को इस बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद यह 5 रुकनी रह गया। इस 5 रुकनी बेंच ने बाकी केस की समाअत की और 90 रोज में इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया। यह फैसला इस 5 रुकनी बेंच में 2 अरकान ने फैसले की मुखालफत की और इख्तलाफी नोट लिखे। इस तरह टोटल 4 जजेस ने फैसले के खिलाफ नोट दिए। इस बेंच के फैसले की तामील ना होने और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख दिए जाने पर दोबारा 5 रुकनी बेंच बना दिया गया, लेकिन बेंच पहले कल 4 रुकनी हुआ और अब सिमट कर 3 रुकनी रह गया है। आज 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदूखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली और बेंच एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद 3 रुकनी नए बेंच ने केस की समाअत की। गुज़श्ता रोज भी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से अलहदा हुए थे, जिसके बाद आज बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत करना थी। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए कब्र अदालत पहुंचा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदूखेल कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने केस सुनने से माजरत की। उनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता रोज की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का मेंबर था। फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूं कि मैं बेंच में मिसफिट हूं। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो, ऐसा फैसला है जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदूखेल को बात करने से रोक दिया और उनसे कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का कहना था कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था, शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की जरूरत नहीं थी, शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपको बाद में सुनेंगे। हसन रजा पाशा का कहना था कि बार किसी की हमायत या मुखालफत से कोई ताल्लुक नहीं रखती। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना था कि इस पर हम सोच रहे हैं। जहां तक जजेस के ताल्लुकात की बात है तो जजेस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। कल और आज 2 जजेस ने समाअत से माजरत की। जजेस की बामी एतराज़ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी कुछ निकात पर आपस में गुफ्तगू नागुज़ीर है। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ दूसरे जजेस पर हम इस मामले को भी देखेंगे। चीफ जस्टिस ने हसन रजा पाशा से कहा कि आज पहली बार आप अदालत आए हैं, चैम्बर में आकर मुझसे मिलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब समाअत आगे बढ़ी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने जो है दलाइल दिए, लेकिन इसी दौरान चीफ जस्टिस भी खासे जज्बाती दिखाई दिए और एक मौके पर यूँ लगा कि वो आपदीदा भी हो गए हैं। इस सारे मामले के बाद आजम मार्डर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं।
हेयरिंग रिज्यूम की तो यही मशवरा जो है वो पाकिस्तान भर के वकला की जो आला तरीन क़यादत है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जेक्टिव पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद में जो मौजूद हाई कोर्ट बार के सदर और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तदा की और इसी तरह की इस्तदा अटॉर्नी जनरल साहब ने की। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबदीद में ये मुनासिब समझा कि वो फ़िलहाल 3 रुकनी बेंच के साथ ही प्रोसीड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हमें कई दफ़ा हकीकत से या जो चीज़ें नज़र रही हो उनसे आंखें नहीं चुराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आईनी मसला आ खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए जा रहा है। इस सारे मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अगर फुल कोर्ट ना बना तो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। कैफियत जो एक फर्द वाहद ने जो फितना है, उस फितने ने 10 साल मेहनत की है। 2014 से वो शुरू हुआ है। चीफ जस्टिस कॉन्फिडेंस खो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ऑफ जजेस का, और जैसे जमाल मंदोखेल ने अभी जिस तरीके से ये केस सुनने से माजरत की, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर जारी किया गया जिसमें ये लिखा गया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते और उसकी वजूहात बयान की। और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ कि पीडीएम हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी पंजाब असम्बली में अदम एतमाद के मामले के ऊपर और उसके बाद आर्टिकल 63A के मामले पर भी पीडीएम और हम ख्याल जमातों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सारा पूरे पाकिस्तान की इल्तिजा है और पीटीआई को कोई इस पर एतराज होना ही नहीं चाहिए कि सारे के सारे जजेस बैठ जाएं। अगर जस्टिस फायज ईसा भी बैठे होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अस्कुद नोटिस से मुताल्लिक फैसले पर सर्कुलर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशंस अस्कुद नोटिस में आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। अदालती सर्कुलर में कहा गया कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अस्कुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अस्कुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया, 2 जजेस का फैसला इसके बरक्स है। 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो काबिल अमल नहीं है। अस्कुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और अस्कुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ेकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार का रज़ा पाशा हमारे साथ मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, दिस मंथ इज लाइक फुल ऑफ हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक बेंच बनता है, 9 रुकनी बेंच सिमट कर 7 पे आता है, 7 से 5, 5 से 4 और अब 3 रुकनी बेंच है। दूसरी तरफ फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इस्तदा मुस्तरद हुई है। आपको लगता है इस 3 रुकनी बेंच का जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि सियासतदानों और अदालतों के बीच जो रस्साकशी होती रहती है वो तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये जो नया मंजरनामा हमारे सामने है कि अदालतों के बीच जो कुछ रस्साकशी चल रही है उसने तो एक अजीब तमाशा बना दिया हुआ है। हर एक शख्स उसके ऊपर, जिसको कानून के ऊपर, जिसको इंसाफ के ऊपर एतमाद है, वो दांतों में उंगली दबा के सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये ऐसा तमाशा है जिसके ऊपर मैं कोई ऐसा एक्सप्रेशन देना नहीं चाहता जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो, लेकिन जजेस जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, वो आने वाले सहाफती करियर में इससे पहले ये सब कुछ बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैं उसकी मिसालें देना चाहता हूँ कि अदालतों के अंदर फ़ैसलों के हवाले से ऊंच नीच हमने हमेशा सुनी है कि होती रहती है। कहीं इख्तलाफ है, कहीं यूनानिमस डिसीजन है, लेकिन ये जो बेंच अपनी मर्ज़ी से बन रहे हैं, मर्ज़ी के जजेस रखे जा रहे हैं, मर्ज़ी के जजेस को निकाला जा रहा है, मर्ज़ी के जजेस को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये हमने कभी नहीं देखा। इस पर जजेस की जानिब से एतराज़ उठाया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उस पर आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है और फिर उस पर एक तनकीद हो रही है कि जो जुडिशल फैसला है, जो जुडिशल मामला है, उस पर एक इंतजामी अफसर किस तरह से सर्कुलर इशू कर सकता है। ये भी कभी नहीं हुआ था पहले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला किया हो, चाहे वो 2-1 का फैसला था, और उसके ऊपर रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सर्कुलर जारी करें और जो जज उस बेंच में बैठे हुए थे उनसे मशावरत तक न की गई हो। आज जजेस ने जो जवाब पेश किया है केस ना सुनने का, वो भी आपके सामने। बुखारी साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर, फुल कोर्ट बनाने में क्या अमर माने है? मतलब ये बेंच बनना, बेंच टूट जाना एक तमाशा बना हुआ है सर।
फुल कोर्ट क्यों नहीं बना दिया जाता? अगर तमाम पार्टीज अगर को काबिल फुल कबूल- कोर्ट बनाना मकसूद होता या वो चाहते इसको बनाने तो 9 रुकनी बेंच पहले तो 7 रुकनी ना बनता, फिर 7 से 5 रुकनी ना बनता, फिर 5 से 4 रुकनी ना बनता, फिर 4 से 3 रुकनी ना बनता। अब तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये आपको लगता है कि ये फुल कोर्ट बनाएंगे? आप ये जमानतों का जो जुमा बाजार लगा था वो आपने देखा नहीं? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन होती है उससे लोग ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि फैसला 3-0 से आएगा, 3-2 से आएगा, 3-1 से आएगा। अब इस वक्त जो बेंच मौजूद है इस पर तो आर्टिकल 63A के मामले पर भी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर भी पीडीएम जमातों की तरफ से बार बार कहा गया कि फुल कोर्ट बनाएं। अब फिर वही बेंच है, फुल कोर्ट नहीं बन रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं बुखारी साहब, इसके बाद होगा क्या? फैसला तो जो भी होगा क्या? आफ्टर पहली बात तो ये है कि अगर ये बेंच कोई फैसला करने जा रहा है तो ये किसी ने नहीं मानना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये तासुर एक ये कायम हो रहा है कि ये इंसाफी जज जो है जो फैसला करेंगे वो सबको पता है। एक शख्स जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि मैंने इलेक्शन जो है शेड्यूल से पहले करवाने हैं, उसने अपनी ख्वाहिश के ऊपर असम्बलियाँ तोड़ दी। और एक बात और मैं आता चलूँ कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये मुशर्रफ ने तो नहीं तोड़ी थी, लेकिन मुशर्रफ के चेले ने तोड़ दी। आपको याद है ना, जो वो अपने चीफ कोऑर्डिनेटर थे मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के, उन्होंने, और अब उनकी ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला कर दे तो ठीक है, वरना अभी आप देखें कैसे कैसे तबसरे आ रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ। हसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये जो बेंच है ये इमरान न्याजी, असद उमर और फवाद चौधरी पर ना मुश्तमिल करके बना दिया जाए। तो मरियम नवाज़ ने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि ये भी ऐसा ही है बेंच। आप मुझे बताएं, कभी सुना आपने कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये रिमार्क्स? बुखारी साहब, आपने तारीखी हवाले दिए हैं। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर के अंदर अब्दुल हमीद डोगर साहब जिस वक्त आए और उस वक्त एक डिवीजन दिखाई दी, अदलिया आपस में एक महाजराई और तसादुम किसी सूरत में दिखाई दी। फिर हमने देखा 1997 के अंदर जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। आज की जो सिचुएशन है इन दो नज़ायर से कैसे मुख्तलिफ देखते हैं? बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको सच ईमानदारी से ये कहूँ कि उस दौर में अगर आप जाएँ, दोनों हवाले जो आपने दिए हैं, तो जजेस के माबैन आपस में जजेस के एक दूसरे के बारे में इस तरह के ना कभी रिमार्क्स बाहर आए थे, ना इस तरह की बात हमने कभी सुनी थी। इस वक्त तो एक अजीबो गरीब तमाशा है। इतना तसाद तो मेरा ख्याल है किसी यूनियन काउंसिल में नहीं होता जिस तसाद का मंजरनामा हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे में है। बुखारी साहब, ये मशवरा और लोग भी दे रहे होंगे, लीगल फर्टर्निटी से भी होगा, सियासी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स के अंदर भी प्रेशर माउंट करने की कोशिश करती हैं जो नहीं होना चाहिए। तो क्या वजह है? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है? अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो मैं आपके हाथों बहुत तंग हूँ, इसलिए कि जो बात मैं छुपाना चाहता हूँ वो आप उगलवा लेते हैं। देखिए, इसकी वजह यह है कि एक तासर कायम हो रहा है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, ये डर के फ़ैसले करती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि ये तासुर है कि तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म का तमाशा लगाया है अदालतों में। आपको याद होगा, ट्वाइस इन जुडिशल कॉम्प्लेक्स, एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट मैं में। ज़िम्नन ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने आज ट्वीट की है और उस पर अपने कारकुनान को कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पर्टिकुलरली इस बेंच के लिए सड़कों पर निकलना है। अब आप जब मुझे- सड़कों पे लोग आएंगे, प्रेशर माउंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डज इट मीन? देखें, 3 तरह का डर है। एक डर ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो ठुकाई होती है किसी भी उस बंदे की जो कोई फ़ैसला ऐसा कर दे जिससे इमरान खान साहब खुश ना हो। क्या आपको वो मंजरनामा याद नहीं है कि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उन जजेस के तस्वीरें रख के उसके ऊपर जूतियाँ बरसाई थी? वेरी अनजस्टिफाइड। वेरी अनजस्टिफाइड। हम तबर्रा करते हैं उनके ऊपर जिन्होंने किया, लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ? ये बात इससे भी बढ़ जाएगी। इस बात से हमारी अदालत आलिया को न सिर्फ ये कि उसके इल्म में होना चाहिए ये कि ये तासुर ना हो। Then let me ask you one very straightforward question sir, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत। पार्लियामान के लिए अंदर भी हमने कुछ दिन पहले कुछ तस्वीर देखी हैं जी जी, जो मुझे वहाँ याद है। होता है सोशल मीडिया पे, यहाँ कभी पार्लियामान पहले के अंदर देखी भी थी? होता है, जलसों के अंदर भी हो रहा है। तो प्रेशर तो दोनों तरफ से ही है बुखारी साहब। देखिए, ये जरा हसन रजा पाशा साहब को भी प्रोड्यूसर लीजिएगा जी। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये मंजरनामे के हम आदी नहीं हैं, ये कभी हुआ नहीं है। करे कोई भी, अगर अदलिया की ताज़ीम, अदलिया के एहतराम में कमी वाक़या हो रही है तो जजेस को अपना कंडक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। नतीजा क्या देख रहे हैं आप? नतीजा ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा फ़ैसला हुआ जो किसी एक शख्स की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हुआ तो और ज़्यादा तमस्खर उड़ेगा हमारी आला अदलिया का भी, हमारे जजेस का भी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बुखारी साहब, आप देखते हैं कि 1997 की जो तारीख है वो रिपीट होने जा रही? मैं कह रहा हूँ एक नई तारीख लिखी जाने जा रही है जिस पे आप कहेंगे वो लोग तो मासूम थे। उसमें क्या होगा?
उसमें होगा ये कि जजेस का एहतराम ख़त्म हो जाएगा। मुआशरा जिसमें जजेस का एहतराम ख़त्म हो जाए, जिसमें अदालतों की आला अदलिया की रिट ख़त्म हो जाए, वो मुआशरे फिर जो हैं वो वैशियों के मुआशरे बन जाते हैं। इतनी लालचनेस होगी जिसकी तरफ हमें डराया जा रहा है ना कि जी सिविल वॉर ना हो जाए, खाना जंगी ना हो जाए, वो फिर हो के रहेगी अगर हमारी अदालतें इंसाफ करने के काबिल ना रहेगी। अच्छा बुखारी साहब, अगर हम सियासी तारीख को देखें, आप इसमें बेटर कमेंट कर सकते हैं, 1997 के अंदर इतनी पोलराइजेशन नहीं थी विद इन द बेंच। ऐसी पोलराइजेशन नहीं थी कि नेक टू नेक हो, कुछ लोग उधर हों कुछ लोग इधर हों। अदलिया के दरमियान भी जो वकला तंजीमें हैं, जो वकला बरादरी, उसमें भी इतनी पोलराइजेशन या इतनी तकसीम नहीं थी जो आज है। अब आप देखते हैं कि इसी तकसीम की वजह से लोग परचम सुलह का गिराने के लिए तैयार नहीं है, या बैठने के लिए तैयार नहीं है, या लचक दिखाने के लिए तैयार। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल से इमरान खान साहब पर है कि वो अगर का एहतराम चाहते हैं कि कायम रहे, उन्हें वो बातचीत जिसका वो कभी कभी दरफुंतनी छोड़ते हैं उसको संजीदा लेना पड़ेगा। वो अगर पॉलिटिकल एलिट के साथ बैठ के फैसले नहीं करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि जज उनके मसाइल हल करे, जज उनकी फेवर के फैसले दे, तो ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा और हम तबाही के रास्ते पर चल निकलेंगे। दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसन रज़ा पाशा साहब को ट्राई कर रहे हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने जब फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक इस्तदा की, तो उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड किया गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान आज पहली बार आप भी अपीयर हुए और आपने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। इस पर आपने ये भी कहा कि फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि फुल कोर्ट इजलास से मुताल्लिक हम भी सोच रहे हैं। तो इस पर क्या पेशरफ देख रहे हैं आप? देखिए, हमने तो बड़ी दयानतदारी के साथ एक बात की और अर्ज किया कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं और हम बहुत दिल गिरफ्ता हो के यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि हम चाहते हैं कि जो इस इदारे की बेतौकीरी हो रही है और इसकी साख मजरू हो रही है, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप फुल बेंच नहीं बनाना चाहते, जो कि आल दो कि वो हमारा देरीना मुतालबा है, आप फुल कोर्ट मीटिंग जरूर कर लें, क्योंकि जो मामलात आप सब के हैं वो उनको वहीं पे सॉर्ट आउट कर लें। तो वो फरमाने लगे जी कि हमारा तो आपस में बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशंस है, पहले भी ठीक थे और रिक्यूज करने के बाद भी हमारे आपस में बड़े अच्छे टर्म्स हैं। दिस इज गुड साइन। अगर ऐसी बात है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मामलात ऐसे नहीं हैं जो बाहर बातें आ रही हैं, इस तरह कभी भी बाहर नहीं आई थी, अंदर की बातें अंदर ही रहती थी। लेकिन एक दूसरे को जिस तरीके से मसलन बंदोखेल साहब का ये ऑर्डर कि मैं अपने आप को अनफिट समझ रहा हूँ, यहाँ पे मुझसे पूछा तक नहीं किया, ये वो गिले हैं, ये वो बातें हैं जो अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने ये फरमाया कि जी आप आए, मेरे चैम्बर में तशरीफ लाए, वहाँ आपसे बात करूंगा। मैंने कहा जी हम तो ये सिर्फ कहने के लिए आए थे, तो बहरहाल हम हाजिर हैं, जब भी आप हमें बुलाएंगे हम आपकी डिस्पोजल पे हैं। पाशा साहब, हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है, मतलब बज़ाहिर ये कहा जाए कि कॉर्डियल रिलेशन है, लेकिन हाउस इन ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा। कल भी जिस वक्त जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया था, तो उस वक्त जजेस के माबैन एक मीटिंग हुई थी और फिर ये कहा गया कि कल 4 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन उस मीटिंग के बावजूद क्या हुआ कि जस्टिस जमाल मंदोखेल को इख्तिलाफी नोट लिखना पड़ा और आज आकर ये कहना पड़ा कि वो इस बेंच के अंदर अपने आप को मिसफिट समझ रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर भी वो भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी थी। बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। आपस के इख्तिलाफात इतने सरफेस पे आ गए हैं कि वो कहते रहे अगर द ऑनरेबल जज साहबान के नहीं हमारी, लेकिन मैं नहीं समझता। और ये वर्स्ट पोजीशन है इस वक्त हमारे कम अज कम याददाश्त में। मुझे 32 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, आज तक ऐसे हालात हमने नहीं देखे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। बहरहाल इसका जो मंतकी अंजाम है और जो बाइज्जत हल है वो यही है कि फुल कोर्ट बेंच हो और इस सारे मामले को वो देखे।
आज चीफ जस्टिस इसके सुब्रता अलावा और बंदयाल ने कोई कहा कि सूरत नहीं पीर के रोज उम्मीद का एक नया सूरज तुलू होगा। तो पीर के रोज आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? अगर यही 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा होगा, यही फैसला सुनाएगा, तो जो एक फरीक है वो तो कह चुका है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ ही मुकालमा करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आज जुम्मे का दिन है, जब हम उठेंगे पूरी शाम है, रात है, सैटरडे का भी दिन है और फिर इतवार भी है, तो फिर पीर को नया सूरज तुलू होगा। अल्लाह ताला करे कि नया सूरज वाकई तुलू हो और हमें कोई सुख का सांस लेना पड़े। मुल्क पूरा जो है वो ऑन टोज है, देख रहा है, और ये सूरत हाल किसी तौर पे भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे बड़े इदारे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा पाशा साहब, इस वक्त बेंच के अंदर तो तकसीम है ही, यानी सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक तासुर ये भी है कि वकला तंजीमें भी इस मामले को लेकर तकसीम का शिकार हैं। देखिए, वकला तंजीमें आप नहीं कह सकते। आप देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल इज दी हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी, और हम न्यूट्रल अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सबको ये बता रहे हैं कि क्या होना है, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। APC की भी हमने ऑफर की है कि हमारे प्लेटफॉर्म से करें। हाँ, एक बार के प्रेसिडेंट या 2 बार के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो बुनियादी रुकन है एक पॉलिटिकल जमात के, उनके केसेस भी वो कर रहे हैं, तो वो पार्टी लाइन को टो कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी डिवीजन है वो उन्होंने पार्टी लाइन टो करनी है, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जब आप बार के नुमाइंदा बन जाते हैं तो फिर पार्टी की एफिलिएशन खत्म हो जानी चाहिए, फिर तमाम चीजें अब्बा बोर्ड होनी चाहिए, और आपको अपना वो किरदार अदा करना चाहिए जो आइन और कानून में लिखा है, जो आपके बार काउंसिल एक्ट में लिखा है, रूल्स में लिखा है कि आपने अपना किरदार वो अदा करना है जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हो सकता है। बेंच और बार का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और जुडिशरी बतौर इदारा अगर इस वक्त ज़ेर अताब है या मुश्किलात का शिकार है, तो फिर बार काउंसिल इसके लिए क्या करने जा रही है? देखिए, हमने तो देखिए, आप 63A वाला मैटर था, हम कोर्ट में पेश हुए, हमने 10 बस्ता रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बनाएं, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, फुल बेंच ना बना, और उस फैसले को आप देखिए अभी रिव्यू में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सैंक्टिटी अभी उस पे क्वेश्चन मार्क है। ये जब स्टार्ट हुआ तो हमारी डिमांड ये थी कि इसमें भी फुल बेंच, उस वक्त जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब ने रिक्यूज किया, उस वक्त भी हमने ये कहा कि अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया है और फुल बेंच बना दे। अब इसमें क्या जल्दबाजी है? अगर ये जवाब के फिर सुनना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं समझता हूँ कि इदारे की बका, इदारे की सालमियत और इदारे की तौकीर को सलामत रखने के लिए अगर 3, 4 या 5 दिन अगर फुल बेंच को इस केस की हेयरिंग करनी पड़े, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा जो है वो बच जाएगा। पाशा साहब, लास्टली जो जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था, उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया है, यानी कि इंतजामी अफसर ने उस पर ऐसे रिस्पॉन्ड किया है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जो जजेस समझते हैं कि उसको नोटिस बनता नहीं था, ये जिस तरह से मामला चल रहा है ये ठीक नहीं है, इख्तलाफ किए हुए हैं, क्या वो कोई रिएक्शन भी दे सकते हैं? देखिए, फैसले की अच्छाई बुराई या उसकी वैलिडिटी को एक साइड पे रखते हुए एक बात मैं ये जरूर कहूंगा जो मेरी समझ में है कि वो एक जुडिशियल ऑर्डर है। कोर्ट ने एक केस में ये एक जुडिशियल ऑर्डर किया है, तो उसको रजिस्ट्रार का सर्कुलर वो नहीं कर सकता, ओवर पावर नहीं कर सकता। वो मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी जो है वो जुडिशियल ऑर्डर के साथ है। हाँ, ये हो सकता था कि कोई पिटीशन, कोई एप्लीकेशन 3 रुकनी या 4 रुकनी बेंच जो कि अब समाअत कर रहा है उसके पास आती और उसमें कोई फैसला होता तो उसके बारे में बात की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो किसी कोर्ट के किसी बेंच के रूबरू पेश नहीं हुआ, बल्कि रजिस्ट्रार ने एक इंतजामी ऑर्डर के तहत किया है, सर्कुलर जारी किया है, तो वो मैं नहीं समझता कि वो उसको ओवरकम कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कराची साइट एरिया के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। राशन तकसीम के दौरान स्टैम्पीड हुई है, भगदड़ मची है और 11 से ज्यादा की बाजी हार गए। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिससे हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। कराची के इलाके साइट एरिया नौरस चुरंगी पर डाइंग फैक्ट्री की जानिब से राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाबाहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाबाहक होने वालों में 3 बच्चे और 8 खवातीन शामिल हैं। और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ज़कात की रकम की तकसीम के लिए लोगों को फैक्ट्री में बुलाया गया था, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस हुक्काम का कहना है कि भगदड़ के दौरान कई अफराद के जाबाक होने की इत्तला मिली। राशन की तकसीम के दौरान लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, और इत्तलात के मुताबिक राशन मकामी फैक्ट्री की जानिब से मुस्तहकीन में तकसीम किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जिस जगह राशन तकसीम किया जा रहा था वहाँ करंट लगने की वजह से भगदड़ बची, और पुलिस के मुताबिक भगदड़ के दौरान करीबी नाले की दीवार भी गिर गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक भगदड़ में 2 खवातीन जान की बाजी हारी, जबकि नाले में 2 बच्चे गिरकर जाबाक हुए और कई अफराद नाले में गिरकर जख्मी हुए। इसी हवाले से एसपी किमाड़ी का कहना है कि फैक्ट्री इंतजामिया और जिला इंतजामिया को मुफ्त राशन की फरामी से आगाह नहीं किया था, और राशन और ज़कात की तकसीम के हवाले से हमारे पास कोई मालूमात, कोई इत्तलात नहीं थी। हमने देखा है कि आटे की तकसीम के दौरान भी गुज़श्ता हफ्ते कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुई और मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए, इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्टैम्पीड क्यों होती है? क्या इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता? इस वक्त सरबराह JDC ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कराची साइट एरिया में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर आपका कोई कॉमेंट लेंगे? मेरा कमेंट तो यही है, मैं इस वक्त जा रहा हूँ, उनकी फैमिली जो मरे हैं, उनके जो 1000 रुपए के लिए लाइन में लग के मर गई माँ बेटियां, जो लोग 1000 रुपए राशन, आप बोल रहे हैं, मैं खुश हो रहा था कि शायद राशन का ऐलान होता। मुझे तो जो मैयतें लेकर लोग आ रहे हैं बोले 1000 रुपए देने का ऐलान हुआ था कि 1000 रुपए देंगे। वो 1000 रुपए लेने गए थे, वहां पर भगदड़ मची है, दीवारें भी गिरी लोगों के ऊपर, नाले में भी गिर के मरे। अब वो उनकी फैमिली अफ्तारी के टाइम पे रक्शे टैक्सी पकड़ के जा रही है अब्बासी। 9 मैयतें अब्बासी में हैं और 2 मैयतें जो है वो सिविल में। अब सोचने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि $1000 को 1000 रुपए मिल रहे थे खाली। अगर 1000 रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करें तो मुश्किल से कितने, $3 बनेगा, $4। $4 के लिए 11 लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है? अभी मैंने फोन किया फर्रुख अमीन साहब को, यूनिटी फूड वाले, कि फर्रुख भाई इनको दफनाना है। इनके पास 1000 रुपए नहीं थे, वो 50,000 रुपए की कब्र कैसे लेंगे? वो 5000 का हुसूल कैसे करेंगे? वो 15,000 की मैयत बस कैसे करेंगे? तो ये तो कयामत मच रही है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त वहां पे मुर्दा खाने अब्बासी के, उनकी फैमिली को बोलूंगा ये ने भाई कम से कम दफना तो दें। कोई नहीं देगा आपको पैसे हुकूमत की तरफ से, अगर आप समझ रहे हैं। 1000 रुपए की लाइन, 1000 रुपए यार, राशन तो 40,000 का भी नहीं आ रहा है। अभी मैं एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो लगवाई है, उसके अंदर खड़ा हुआ था, फैमिलीज आ रही है, कह रही है 500 का बाइक में पेट्रोल लग गया, ये आटे वाले सिर्फ 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। गवर्नर साहब भी थे, गए, बोला यार 30% कर दो यार, उसने कर दिया। 25 दिन से ऐलान कर रहे थे कि ए कंपनियों, तुम इन पाकिस्तानियों से अरबों रुपए कमाती हो, पहली बचत एक्सपो लग रही है, आ जाओ। तो गिनती की 6 कंपनियां आई हैं। क्यों नहीं आई सारी कंपनियां? उनको पता है हम जितना चाहें इनसे कमाएं, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। आज जो 11 लोग मरे उनका कौन जिम्मेदार है? इससे पहले जो पंजाब में लाइनें लगी आटो की, किसी दिन 3 औरतें मरी, किसी दिन 4 लोग मरे, किसी दिन 1 आदमी मरा। वो तो मीरपुर खास में आटे की लाइन में ज़फ़र अब्बास साहब, पूरे पाकिस्तान में आप चैरिटीज करते हैं, सिर्फ रमजान मुबारक में नहीं बल्कि साल भर आप चैरिटीज करते रहते हैं, आपका बड़ा वसी तजर्बा है अब तो इसके अंदर। ये स्टैम्पीड क्यों होती है? ये पंजाब में भी हुई, 4 सद्दा में भी हमने देखा आटे की तकसीम के दौरान, फिर ये साइट एरिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ है। ये होता क्यों है सर? ये इसलिए हो रहा है कि आटा जो 800 रुपए का 30 किलो आता था 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक, आज 890 रुपए का 5 किलो है। 1800-1900 रुपए का 10 किलो आटा है भाई। अब आप सोचिए, जिसके अंदर 60 किलो आटा आता था उसमें 10 किलो आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब नहीं, मिडिल क्लास के घर में एक वक्त का खाना खत्म हो गया है। किसके आगे रोए जाके? उन हुक्मरानों के आगे जो रो रहे हैं कि वो गाड़ी जो है मेरी वो 21 करोड़ की हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। तो क्या समझे राशन लेने वाले ज्यादा है, सप्लाई कम है? सब राशन लेने वाले बन गए पाकिस्तान में, सबका बेड़ा गर्क हो गया भाई। इतनी महंगाई किसने सोची थी कि 90 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 300 हो जाएगा?
ये आटा जो 300 का 10 किलो आता है, ये 2000 रुपए का 10 किलो आएगा। किसने सोचा था? ये लोग तो मर गए, तनख्वाह किसकी बढ़ी है? नाम बताएं उसका। ये प्राइवेट कंपनियां तो नौकरियों से निकाल रही हैं लोगों को, ये कहां जाएंगे लोग? ये जो ग्रेजुएट मास्टर्स लड़के कराची के अंदर रक्शे चला रहे हैं, ये इनकी इज्जत कहां जाएगी? तो मर जाएंगे। ये जो 11 लोग मरे, कोई एक बरतरफ हुआ अब तक? किसी एक सरकारी आदमी ने रिजाइन दिया? किसी एक मिनिस्टर ने रिजाइन दिया? आप सोचे मीरपुर खास में जो आदमी मरा था आटे की लाइन में, उसकी मैयत पे उसके बच्चे बैठे हुए थे 4-4 साल के, और बाकी लोग आटे के ट्रक के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कहां होता है भाई? अब ये जो लोग जान से गए हैं, ये तो रोटी लेने के लिए निकले थे कि अपनी सांसों की डोर को बरकरार रखें, लेकिन आटा लेने के लिए जाने वालों को मौत मिल गई। ये शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। इनके सरों पर गैर यकीनियत के बादल मंडला रहे हैं, आंखों के अंदर कई ख्वाहिशें, कई ख्वाब हैं। आप अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर रमजान के साथ, उसमें भी हमारी बात हुई थी, इस बार क्या मुख्तलिफ है, कितना मुख्तलिफ है जफर अब्बास साहब? जेडीसी रमजान में सहरी कराती है 40-40 हजार लोगों को। हम हर साल उसके अंदर पहली रमजान को वीडियो बनाते थे। हमारा मकसद था नफरतें खत्म हो जाए, एक दूसरे के मसलक के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे के मजहब के, एक दूसरे की जबान के खिलाफ बोलते हैं, एक हो जाएं, एक साथ बैठ के सहरी अफ्तारी करें। हमने इसलिए शुरू किया था 10-12 साल पहले, जब बहुत इख्तलाफात थे आपस में, लोग मारे जा रहे थे। हर साल में पहली रमजान की वीडियो बड़े हंसते हुए बनाता था, चहकते हुए कि देखें आज शुतुरमुर्ग की सहरी है, ये 40,000। इस साल जब पहली रमजान को मैंने वीडियो बनाई है, खुदा की कसम मैं 6 दफा रोया हूं चेहरे देख के लोगों के कि ये क्या हुआ। बाप बच्चों को जबरदस्ती उठा के लाया कि बेटा चलो यहाँ सहरी कर लो, नहीं तो पूरे दिन भूखे सोगे। अरे लोग मर गए। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, वो हुक्मरान किधर है? आए चले ना मिडिल क्लास फैमिली, घर चल के कोई वजीर बैठे तो पूछे तो तुम्हारे घर में बच्चे भूखे। जफर अब्बास साहब, अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया एंड मोर पावर टू यू। अल्लाह ताला कामत दे, आप कार खैर जारी रखें। जफर अब्बास सरबराह जेडीसी हमारे साथ मौजूद थे। तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज के रंग, गर्मी बादा फरदा से पिघलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बर्रे आजम की लकीरों से उभरते हुए लोग, और अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज जीते हुए, रोज मरते हुए लोग। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल।